हाय एवरीवन, मैं के सानी। आज फिजिक्स में फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ के बारे में, उसका सदिश रूप अदिश रूप सब हमने डिटेल आपको समझा दिया। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बहुल आवेशों के बीच वैद्युत बल, यानी कि जब दो से अधिक आवेश अगर हो कहीं तब क्या करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। चलिए, इसमें यह सपोज कर लीजिए कि कई फोर्सेस, अगर कई बल हैं, कई चार्जेज हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये O है, यहाँ मान लीजिए ये Q1 है, इसको Q2 मान लीजिए, और इसको हम यहाँ से Q3 मान लेते हैं, और इसको Q4 मान लेते हैं। ऐसे ही Qn मान लेते हैं। ढेर सारे फोर्सेस हैं। मान लीजिए यहाँ पे Qn है। ऐसे ढेर सारे चार्जेस लिए गए हैं, लेकिन हमको ये निकालना है कि सब मिल करके किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगाते हैं, किधर लगाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, ध्यान रखिएगा। और इस पर एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा गया है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये न्यूमेरिकल लगाने का टेक्निक मैं समझाने जा रहा हूँ कि कैसे लगाएंगे। दो चार्ज हो चाहे दो से ज्यादा, सबके लिए ये बड़ा यूजफुल फॉर्म माना जाता है। डिटेल ये पूछा नहीं जाता आपसे बोर्ड एग्जाम में। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैनर आपको समझाने जा रहे हैं, मेथड है उसका। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो समझोगे आप। चलो, हमको ये निकालना है कि जो Q2 है ये Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस अगर लेना होगा तो क्या लोगे, डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 2 वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह से Q3 Q1 पर कितना बल लगा रहा है, तो इसको अगर मिलाओगे, इसको मैं लिख दे रहा हूं R13। इसी तरह से इसके द्वारा लिखा जाए तो इसको मैं बना दे रहा हूं R14। ये 2 3 है, इसको 4 बना लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ये nth वेक्टर है, Q1 है, तो इसको भी मिलाओगे और इसको मैं लिखूंगा R1n वेक्टर। पहले लिखने का अंदाज देखिएगा ध्यान से कि लिखना कैसे है। यानी कि Q1 पर कितना फोर्स तब लगा रहे हैं, मिलकर के हम ये चेक करने जा रहे हैं। तो पहले डिस्टेंस को लिखना कैसे है कि पोजीशन ऑफ Q1 फ्रॉम Q2, पोजीशन ऑफ Q1 फ्रॉम Q3, पोजीशन ऑफ Q1 फ्रॉम Q4 फ्रॉम Qn, ऐसे ये चलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब इसके बाद आपको मैं बता चुका हूं कि इस समय ये धनात्मक है ऋणात्मक है, इससे बाद में हम समझेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि ये सब के सब अगर पॉजिटिव हुए, मान के चलिए फिलहाल, और अगर नेगेटिव होंगे तो क्या करना है वो मैं बता दूंगा आपको। सपोज करिए सब के सब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये इनको धक्का देगा जब Q1 को, तो ये थोड़ा सा, अगर इसको मैं डॉट ले रहा हूं तो इनको धक्का मारेगा, तो इसको क्या लिखोगे आप, फोर्स ऑन 1/2। इसका दिशा इधर होगा। इसी तरह तीसरा अगर इसको धक्का मारेगा तो इसको इधर धक्का मारेगा, तो इसको क्या बोलोगे, फोर्स ऑन 1/3। और इसी प्रकार चौथा अगर धक्का मारेगा तो इस लाइन पे मारेगा, तो इसको लिखोगे फोर्स ऑन 1/4। और इसी तरह से ये n वाला धक्का मारेगा तो इधर लगाएगा, तो इसको लिखोगे फोर्स ऑन 1/n। सब सजाती है, लाइक चार्जेज हैं, तो सब इसको धक्का मारेगा, इधर धक्याना चाहेगा, ये इसको उधर धक्का मारेगा, ये इसको उधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा, है ना। पुश करेंगे सब। लेकिन पुश करने के बाद अब जरा जल्दी से आ जाओ कि F12 को क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 1/2 वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या लिखोगे, R12
r12 वेक्टर का स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे r12 कैप कर दो, इसको r12 कैप कर दो। अगर कैप लिखोगे तो यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अब वेक्टर लिखोगे तो यहाँ क्यू लिखना पड़ेगा। पिछला वीडियो आप चेक करिए, समझ में आ गया। इसी तरह से f13 की वैल्यू लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये r12 कैप का मतलब ये भैया हुआ कि 1 मतलब कि ये अगर 1 to 1 का मतलब ये हुआ कि 1 का जो डिस्टेंस है 2 से कितना है किस दिशा में, ये r12 इसका डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है ये। इसी तरह से इसको लिखोगे तो ये q1 q3 लिखना पड़ेगा और यहाँ r13 का होल स्क्वायर और यहाँ r13 कैप। इसी तरह से r14 वेक्टर लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q4 अपान r14 वेक्टर का होल स्क्वायर और यहाँ r14 कैप। और ऐसे ही डैश मान लो चाहे जितने वेक्टर हों, अगर f1n लिखना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये q1 qn अपान r1n वेक्टर का होल स्क्वायर और यहाँ r1n कैप। और हमको निकालना है सबका परिणामी, यानी कि कितना बल लगा रहे हैं सब के सब मिल करके। तो परिणामी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, f का मान वेक्टर f निकालने जा रहे हैं तो भैया सबको आप जोड़ दो, f12 f13 f14 डैश डैश f1n, इसको जोड़ना है। अच्छा जोड़ना होगा ऐसे, जरा सा जोड़ो ऐसे सबको स्तंभकार में। तो ये तो सब में दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर ले लो। एक चीज और सब में कॉमन होगा, q1 सब में होगा, ये भी बाहर ले लो। लेकिन अब बाहर कुछ नहीं लेना है तो अंदर जो बचेगा लिख दो। लिखोगे क्या यहाँ से q2 अपान r12 स्क्वायर r12 कैप प्लस q3 अपान r13 स्क्वायर r13 कैप और ऐसे ही लास्ट में qn अपान r1n वेक्टर का होल स्क्वायर r1n कैप। तो दोस्तों ये इसका परिणामी निकालने का तरीका है और ये परिणामी जो निकाला गया है, लेकिन अभी इसमें ध्यान दीजिए कि इस विधि का प्रयोग अगर केवल परिमाण निकालना हो तब कैसे निकलेगा वो तो आप समझ गए। दिशा इसकी सब अलग अलग है, अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि इन सभी बलों के परिणामी का परिमाण भी बताना है और दिशा भी बतानी है, ये तो समझ गए होगे ना क्या करना है। लेकिन अगर अब यहीं पे मान लो इनमें से, अब जरा मेरी बात समझना ध्यान से, जैसे मान लो अगर ये निगेटिव, जैसे सपोज करो ये वाला निगेटिव होता तो भैया आपको कुछ नहीं करना, जो f13 था ये अपना मुंह घुमा लेगा इधर, तो ये हटा देना, इसको हटा करके इधर ही आ जाएगा, तो ये इसकी दिशा f13 इधर f31 हो जाएगा ये। हाँ अभी तो लिखोगे f13 लेकिन इसकी दिशा इधर हो जाएगी। लेकिन जो इसका मतलब बस आपको करना क्या है कि जहां 3 है इसको क्या करोगे आप, ये माइनस कर दो, कुछ नहीं करना है। अगर वो नेगेटिव है उसको माइनस कर देना, ठीक है ना। इसी तरह से जो भी नेगेटिव होगा वहां माइनस करो, जो पॉजिटिव उसको प्लस रहने देना और इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। लेकिन अभी अगला कदम और महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब आपको जाना पड़ेगा, जैसे सपोज करो, ये तो सब वेक्टोरियल हिसाब किताब में समझा रहा हूं, लेकिन अब एक सबसे मजेदार बात देखो, जैसे मान लो ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, यहाँ पे q1 है, यहाँ q2 है और यहाँ q3 है, समझ में आ गया। अब अगर मान लो q2 द्वारा q1 पर कितना बल लगेगा तो इसको आप कैसे खींचोगे, इसको इधर लिखोगे, इसको f12 लिखोगे। ये कितना बल लगा रहा है तो इसको किधर लिखोगे, इसको लिखोगे f13 लिखोगे। यानी कि
Q1 पर Q2 ने कितना बल लगाया, Q3 ने कितना बल लगाया, तो दोनों बल ऐसे मिल गए। अच्छा अब ये बताओ कि अगर आपको दे दिया जाए कि ये कोण मालूम है, जैसे अल्फा बीटा ये सब अगर पता चल जाए तो ये कोण भी पता चल जाएगा, और अगर ये कोण पता चलेगा तो ये कोण भी मालूम हो जाएगा। और अगर ये कोण पता चल गया, बहुत ध्यान समझिएगा, न्यूमेरिकल हल करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर अच्छे से समझ गए तो इस टाइप का सारा न्यूमेरिकल आप चेक कर सकते हो, वरना ऐसा चैप्टर के बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल भी भरे पड़े हैं। और न्यूमेरिकल भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको समझाया जाए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे तब, जब अच्छे से थ्योरी को समझोगे तब। तो इसके द्वारा ये फोर्स का डायरेक्शन, इसके द्वारा ये फोर्स का डायरेक्शन। अच्छा अब ये बताओ कि अगर इसके बीच का खाली कोण पता चल जाए, तो आपको याद है कि इन बलों का जो चलो हम इसको F13 F12 लिखे हुए हैं, आप ये बताओ कि परिणामी का परिमाण, आप याद करो कि दो वेक्टरों के परिणामी का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करने का फार्मूला वेक्टर में क्लास 11th में पढ़ाया गया है। क्या है, इसको साइड में रखो। चलो देखते हैं कि दो वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ पे P है और यहाँ पे ये Q है, इसके बीच का कोण अल्फा है। तो आपको याद होगा परिणामी का परिमाण जो है, चतुर्भुज विधि का प्रयोग किए थे हम लोग, ये इसका परिणामी हो जाएगा R। लेकिन पता है R का मान कैसे निकाला गया था, करड़ी में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, याद है, ये परिणामी का परिमाण है। और दिशा, दिशा का मतलब ये कोण थीटा, तो थीटा बराबर कैसे निकाला गया था, tan इनवर्स क्या, Q साइन अल्फा अपान P प्लस Q cos अल्फा। अब ये मैं थोड़ा सा जल्दी में बताया हूं, लेकिन क्लास 11th को आप रिवाइज कीजिए कि दो वेक्टरों के परिणामी का परिमाण एवं दिशा कैसे निकाला जाता है, बड़ा डिटेल मैंने पढ़ाया होगा, उसको आप चेक करिए, ठीक है ना। तो भैया अब आ जाओ, इसी विधि का प्रयोग इसमें आपको करना है। मान लीजिए कि इसके बीच का ये जो एंगल है, अगर इनको हल करने के बाद कैलकुलेशन करोगे, इसके बीच का एंगल जो है, मान लीजिए थीटा ही है, मान लो इसके बीच का कोण थीटा हुआ, तो इसका परिणामी अगर निकालना होगा तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा, F12 होल स्क्वायर F13 होल स्क्वायर 2 F12 इंटू F13, ये वेक्टर हटा दो, हमको दिशा से मतलब है, इंटू यहाँ लिख दो cos थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो इस बल का मान मिल जाएगा, कितना बल लगा रहा है। और अब पूछेगा किधर बल लग रहा है, तो भैया इसको किधर बल लग रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहीं पे बनाना होगा एक चतुर्भुज, दिखाना है अगर कि किधर लगेगा असल में, तो चतुर्भुज का प्रयोग करोगे तो इसके समांतर रेखा यहाँ से खींचोगे अगर, तो कुछ ऐसे जाएगा, इसके समांतर ऐसे जाएगा, तो इसका परिणामी ये हो जाएगा F। अब F का परिणामी ये हो गया, परिणामी का परिमाण। और दिशा, दिशा का मतलब क्या कि अगर F12 इस वाले से, अगर ये इन दोनों के बीच के कोण को कुछ और मान लेते, इसको हटा दो, मान लो कि इसके बीच का कोण ये अल्फा है और इसके साथ ये थीटा कोण बनाता है F12 के साथ, तो आपको फिर थीटा यानी कि इसके साथ किस दिशा में बल लगेगा, तो थीटा बराबर फिर क्या प्रयोग करोगे, tan इनवर्स क्या, इसके साथ साइन लगेगा, जिसके साथ ये थीटा लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जैसे जिसके साथ ये थीटा लगा था P था ना, तो इसके साथ आप साइन लगा के ऊपर लिखोगे, तो F13 साइन थीटा साइन अल्फा ना बटे F12 प्लस F13 cos अल्फा। दोस्तों ये फार्मूला आपको बता देगा फटाक से कि इन दोनों का परिणामी का परिमाण ये कितना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ये बताएगा, और ये फार्मूला बताएगा कि डायरेक्शन या किधर बल लगेगा। और अब क्या होगा कि सारे बल एक बिंदु पर चले गए। और कई बलों के परिणामी का परिमाण निकालने की एक और विधि मैंने बताया है, आप वहां पे जाइए, मैंने कहा था कि अगर x अक्ष है, y अक्ष है, इसको x है, इसको y है, इस पर P1 मान लो, ये P2, ऐसे P3, ढेर सारे अल्फा बीटा गामा पे लगे थे, तो वहां भी एक और विधि बताई गई है कि कैपिटल X का मान निकाला गया था, कैपिटल Y का मान निकाला गया था, सबके साथ cos लग गया था। जैसे क्या,
P1 cos अल्फा, P2 cos बीटा, ऐसे इसी तरह से P1 sin अल्फा, P2 sin बीटा, ऐसे निकाल करके और तब परिणामी R का मान कहा गया था करड़ी में x² प्लस। अब ये मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, आप घबराइए नहीं, आप पढ़ना है क्लास 11th का चैप्टर, आप रिवाइज करिए, क्योंकि भाई ये सब वेक्टर है, मैं आपको एक्स्ट्रा समझा दे रहा हूँ वही बहुत है। इसमें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वेक्टर आप उसको रिवाइज करिए और तभी इस टाइप का सवाल आप लगा पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये ज्यादा आवेश, अगर एक से दो से अधिक आवेश एक दूसरे पर कैसे बल लगाते हैं ये मैंने बताया, कैसे आप निकाल सकते, समझ में आ गया दोस्तों। और अब इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप चेक करके अच्छे से जो भी नोटिस करने वाली बातें हैं उसको नोटिस करिएगा। इसको हालांकि नोटबुक में ले जाना बहुत जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा, हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।